नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के लोगों की स्ट्रगल कि किस तरीके से वेरियस क्लास इकट्ठे हुए और एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे और कैसे इंडिया के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एकजुट हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है ये, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत देश में नेशनल मूवमेंट को कैसे बढ़ावा दिया या किस वजह से जो था वर्ल्ड वॉर की वजह से नेशनल मूवमेंट कैसे तेजी पकड़ी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1, द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जब भी कोई लड़ाई होगी तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव जरूर आएगा। तो उसने तो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। नंबर 2, ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोग किसकी कॉलोनी थी? इंडिया, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो था बहुत ज्यादा खर्चे में आ गया, उसके पास वॉर का खर्चा बहुत बढ़ गया। अब वो पैसा कहाँ से लाता? तो विच इट हैड फाइनेंस फ्रॉम दी वॉर लोन्स। तो उसने वॉर लोन्स के नाम से उसको फाइनेंस कराया। उसने कहा मैं वॉर के लिए लोन ले रहा हूँ, और पैसा कहाँ कहाँ गया? इंडिया का। नेक्स्ट, कस्टम टैक्स रेज, जो इंडिया के लोग टैक्स देते थे वो बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ अब लोगों को अपनी इनकम टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ा। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ठीक है। उससे पहले इनकम टैक्स नहीं दिया जाता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगों से टैक्स लेकर वॉर का खर्चा वहन किया जा सके। उसके अलावा ये 3 पॉइंट क्या कम थे? शुरू हुआ फोर्स रिक्रूटमेंट, लोगों को जबरदस्ती सेनाएं भर्ती किया जाने लगा ऑफ इंडियन विलेजेस, गांव के लोगों को। क्या होता था? मान लीजिए सपोज कोई बच्चा है, वो घर से गया कुछ काम के लिए और वहां पे जीप आई, किसकी आई? अंग्रेजों की। उन्होंने कहा इसको पकड़ो, चलो इसको पकड़ो और चलो आर्मी में भर्ती कराओ, और कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। तो यार हमारा बच्चा जा रहा है तो गुस्सा नहीं भरेगा कि कैसे पकड़ के ले गए उसको लड़ाई लड़ने के लिए जंग के मैदान में? तो फोर्स इक्विपमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस। अब ये क्या कम था कि इसके साथ साथ उस समय क्रॉप भी फेल हो गई। एट द सेम टाइम क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये सब भी बहुत कम था भाई। उसके बाद उसी वक्त देश में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, जिस वजह से लोग मरने लगे, और इस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा भर गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर वर रिस्पॉन्सिबल टू इंस्टिगेट द एंटी ब्रिटिश फीलिंग। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हुए और इन्होंने लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग्स भर दी, और जिससे वो लोग इकट्ठे होकर नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ की तरफ बढ़ गए। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आया है बोर्ड एग्जाम्स में। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। घुमा फिरा कर आएगा, बट इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब देश में एक कंडीशन बनी हुई थी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब एक व्यक्ति इंडिया में एंट्री मारते हैं, ठीक है। इंडिया के ही थे पर वो कहीं बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसका सत्याग्रह का मतलब होता है बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, लड़ाई बिना हथियार उठाए। ट्रुथ विल ट्रायम्फ, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? व्हाई गांधी जी डिनाइड टू बी ए पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आपको सत्याग्रह से क्या मतलब समझ में आता है, और गांधी जी ने क्यों मना करा कि विरोध का निष्क्रिय साधन है? उनके हिसाब से ये विरोध का एक्टिव सोर्स था, ना कि पैसिव, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। याद रखिएगा, जो सत्याग्रह का आइडिया है वो किसको एम्फेसाइज करता है? ट्रुथ की शक्ति को, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सत्य की खोज को, ठीक है ना। पावर, ट्रुथ की पावर को, और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ को, ठीक है। उनके अनुसार इफ द कॉज इज ट्रू, अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो आपकी स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, तब शारीरिक शक्ति जरूरत नहीं है अपने ऑपरेसर, अपने विरोधी को जीतने के लिए, उसे लड़ने के लिए। ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही है वो बिना लड़ाई झगड़ा किए भी अपनी जिंदगी की ये लड़ाई जीत सकता है। उनके हिसाब से क्या करना होता है? इन सत्याग्रह द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन। सत्याग्रह में अंतःकरण, जो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है उसके अंतःकरण से अपील की जाती है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। और एट द एंड वो मान जाता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इन सत्याग्रह द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेस्ड पर्सन अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर टू सी द ट्रुथ रेदर देन फोर्सिंग हिम टू
एक्सेप्ट द ट्रुथ, ठीक है ना, उसे फोर्स नहीं करना है कि ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, उसे अपील की जाती है कि ऑप्रेस पर्सन प्रे करता है, जिसका शोषण हो रहा है वो ऑप्रेसर से अपील करता है कि तुम सच्चाई देखो, तुम कितना गलत कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से वो कहते थे कि सत्याग्रह जो है वो एक पावरफुल टूल है लड़ने के लिए। उन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट भी करे। 1917 में उन्होंने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया, खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह किया, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, जहां वो सक्सेसफुल भी रहे। तो दैट मीन्स सत्याग्रह इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। क्लियर है, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट वॉज हरीडली पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह के आइडिया से अंग्रेज बहुत घबरा गए और उन्होंने जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था, इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू रिप्रेस ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसी भी हो रही हो, छोटी मोटी भी हो रही हो, आप उसको दबा सकते हो, आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। और इसके अलावा इट ऑल्सो गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दी टू डिटेन अ पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसको 2 साल तक जेल में डाल दो बिना ट्रायल के। बिना ट्रायल के मतलब उसकी कोर्ट में पेशी 2 साल के बाद होगी, तब पता चलेगा उसने एक्चुअल गलती करी है कि नहीं करी है। 2 साल तक वो जेल में ही सड़ता रहेगा। तो ये एक बहुत काला नियम था, तो इसका विरोध भी हुआ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट लग चुका था, तभी एक घटना घटी जिसे सभी का दिल दहला दिया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो जलियांवाला बाग पे जो शॉर्ट नोट लिखोगे आप इस तरीके से लिखोगे, जलियांवाला बाग इज ए स्मॉल बाग आउटसाइड ऑफ अमृतसर, ठीक है ना। अमृतसर के बाहर एक बाग था। पीपल वर गैदर टू सेलिब्रेट बैसाखी। वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सब बैसाखी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, सम वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ था कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 5-6 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो कुछ लोग वहां पे मार्शल लॉ का अगेंस्ट भी खड़े हुए थे, ठीक है। बीइंग विलेजर्स दे वर अनअवेयर ऑफ मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। तो जो लोग थे उन्हें पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है, वहां पे इकट्ठे हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो था वो रॉलेट एक्ट का भी विरोध कर रहे थे, ठीक है। जब जनरल डायर को पता चला कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और बात कर रहे हैं और आज़ादी के बारे में चर्चा हो रही है, तो जनरल डायर एंटर्ड द एरिया। उसने उस एरिया में एंटर्ड करा, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे उसे ब्लॉक करा, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी के आदेश दे दिए। 100 of people were killed and 1000 were injured। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। बाद में लेटर डायर्स रिमार्क, डायर ने कहा दैट इट वाज ऑल इसलिए किया गया टू प्रोड्यूस टेरर अमंग द इंडियंस। भारतीयों में भय उत्पन्न करने के लिए मैंने ये आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट इसलिए बहुत भयावह है, बहुत लोग मरे थे सीरियसली, हमारे देश ने ऐसी आजादी नहीं पाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की कहानी सुन लीजिए, फटाक से आपको याद हो जाएगी। टर्की वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। जो टर्की था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। द रूलर ऑफ टर्की वॉज कॉल्ड खलीफा। वो टर्की के राजा को हम लोग जो मुस्लिम लोग थे वो कहते थे खलीफा। ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो पूरे दुनिया में मुस्लिम लीडर्स का आध्यात्मिक लीडर था। ब्रिटेन डिफीटेड टर्की इन वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन ने टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया। ब्रिटेन डीथ्रोन द एग्जिस्टिंग खलीफा। ब्रिटेन ने पुराने खलीफा को हटा दिया राजगद्दी से, एंड अपॉइंटेड न्यू खलीफा इन हिज प्लेस, और नया खलीफा उसकी जगह पे बैठा दिया। इट कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम्स। इससे मुस्लिम्स में गुस्सा भर गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इन इंडिया ऑल्सो मुस्लिम स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इंडिया में भी मुस्लिम ने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? फॉर्मिंग खिलाफत कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, किसकी लीडरशिप में? मोहम्मद अली और शौकत अली में। अब गांधी जी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। गांधी जी सॉ दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल मुस्लिम अंडर द यूनिफाइड अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। गांधी जी ने कहा एक अच्छी मौका है जिससे हम सारे मुस्लिम्स को अपने संग लाएं ताकि हम लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। गांधी जी कन्विंस ऑल कांग्रेस लीडर। गांधी जी ने सारे कांग्रेस लीडर को कन्विंस किया कि हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इन सपोर्ट टू स्वराज। अगर हमें स्वराज चाहिए, स्वराज को सपोर्ट करना है तो हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग मिलकर इस ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से भगा सकते हैं। तो ये था पूरा खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी के अनुसार जो ये ब्रिटिश
इंडिया में टिक पाए थे वो इस वजह से टिक पाए थे क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट करे थे, इंडियंस कॉपरेट करते थे। उन्होंने कहा अगर इंडिया उन्हें कॉपरेट करना बंद कर देना तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं भाग जाएंगे हमारे देश से। तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसी बेस्ट क्वेश्चन है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो टाउन्स में किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई। तो चलिए, इन टाउन्स हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन टाउन्स, क्वेश्चन आ जाता है। टाउन्स का पूछ लेते हैं, कंट्री साइड का पूछ लेते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स का पूछ लेते हैं। तो हमें पहले हम पढ़ेंगे टाउन्स का, ठीक है। इन टाउन्स, तो टाउन्स में क्या हुआ? इन टाउन्स मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। टाउन में ये शुरुआत हुई मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से, यानी कि मिडिल क्लास ने से भरपूर पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। हजारों छात्रों ने गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ दिए जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। उस स्कूल में पढ़ाने वाले इंडियन हेड मास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो लॉयर्स थे, जो कोर्ट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी। जो बाहर का गुड्स था, यानी कि ब्रिटिश का गुड्स था, उसे बॉयकॉट किया जाने लगा। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड। विदेशी कपड़े को जलाया जाने लगा एक बड़े से बॉनफायर में। और लिकर यानी कि शराब की जो दुकानें थी उन्हें पिकेट किया जाने लगा, यानी कि वहां के रास्ते रोके जाने लगे। मतलब कि उस शराब की दुकान तक लोग नहीं जा पाएंगे, उनको रास्ते में ही रोक लिया जाएगा। लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। चलिए, इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो टाउन में फेल भी हो गया। क्यों हो गया वो पढ़ते हैं। वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल्ड अर्ली इन टाउन्स। क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन से फेल हो गया? तो खादी वॉज टू एक्सपेंसिव देन द ब्रिटिश प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ। जो खादी थी, अगर हम खादी पहनेंगे तभी तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्टिसिपेशन हमारा कंफर्म होगा। लेकिन खादी बहुत महंगी थी, हैंडीक्राफ्ट की चीजें बहुत महंगी होती हैं, तो खादी बहुत महंगी थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश से जो मिल से क्लॉथ बनकर आता था। तो ये भी एक रीजन था। गरीब लोग कुड नॉट एफोर्ड टू वियर खादी। वो खादी को एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अगर मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना था तो भारत देश में, इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो स्कूल्स थे वो ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन भारतीय संस्थाएं तो थी ही नहीं। बच्चों ने गवर्नमेंट के स्कूल छोड़े थे, अंग्रेजी गवर्नमेंट के, लेकिन उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन तो गवर्नमेंट थी नहीं, इंडिया के कोई लोकल स्कूल थे ही नहीं जो हो। तो उन्हें जबरदस्ती पढ़ना था तो उन्हें जबरदस्ती फिर दोबारा से उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपसे पूछा जाए, हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन हिल्स और अमंग द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में और हिल्स में कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अमंग द ट्राइबल स्टार्टेड इन द गुडैम हिल्स। कहां से शुरुआत हुई? गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। वो अपनी जो लड़ाई लड़ते थे, कैसे लड़ते थे? एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, यानी कि पहाड़ों में छुप जाते थे और गुरिल्ला के फॉर्म में अटैक करते थे। छुप जाते थे, जब आर्मी आती थी तो ऊपर से कूद के उस पर अटैक करते थे। एक मूवी थी तान्हाजी, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा कि अजय देवगन जो है वो ऐसे छुप जाता था और ऐसे अटैक करता था। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश हैड क्लोज लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? जंगल के काफी सारे एरिया को बंद कर दिया था और ट्राइबल लोगों की वहां पे एंट्री बंद कर दी थी, जिससे उन ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स लोगों का तो जंगल ही घर होता है, इसलिए ट्राइबल्स लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दिस कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। दे नॉट ओनली कंसिडर्ड इट एज अटैक ऑफ देयर लिवलीहुड। उनको लगा कि हमारे जीवन पे अटैक नहीं है, बट सॉ एज एन अटैक टू देयर ट्रेडिशनल बर्थ राइट। उनका जन्मसिद्ध अधिकार था जंगल में रहना, जंगल की चीजें यूज करना। और ये अंग्रेज कौन होते हैं जो उनकी बर्थ राइट पे अटैक करें? इसलिए उनके अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। अल्लूरी सीताराम राजू लेड द एनसीएम। अल्लूरी सीताराम राजू एक पर्सन थे जिन्होंने मूवमेंट लीड किया था ट्राइबल्स के बीच, ठीक है, इन दी गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइबल्स में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। शॉर्ट नोट ऑन अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे भाई, बताइए इनके बारे में। क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? अल्लूरी सीताराम राजू वॉज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। उन्होंने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्राइबल्स जो थे उनके लिए लीड किया था इन दी गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ही क्लेम्ड, वो कहते थे, दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। उनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। ही कुड हील पीपल, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं। ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट्स, वो गोली लगने पर भी जिंदा रह सकते हैं। राजू बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे किससे? महात्मा गांधी से और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। उन्होंने हिल के लोगों को कन्विंस किया, परसुएट किया कि वो खादी पहने और शराब की आदत छोड़ दें। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी हर बातें गांधी जी से मैच नहीं करती थी। एट द सेम टाइम ही स्ट्रांगली बिलीव दैट स्वराज कुड बी अचीव ओनली थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। वो कहते हैं नॉन वायलेंस से नहीं जीत पाएंगे भैया, वायलेंस तो करना पड़ेगा।
आजादी छीननी पड़ेगी इन लोगों से, ठीक है। द गुडेम रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, तो जब गुडेम की जो क्रांति थी उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करा, अटेम्प्ट, और ब्रिटिश ऑफिशियल को किल करने की कोशिश भी की। इसमें क्या हुआ, एट लास्ट एंड में राजू को पकड़ा गया और उनको फांसी दी गई इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो। और क्योंकि उन्हें फांसी दी गई तो वो लोगों के क्या बन गए, हीरो बन गए, कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज क्या था? हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन? द प्लांटेशन वर्कर कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन इन फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, एक एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, उसके अनुसार प्लांटेशन वर्कर को गार्डन छोड़ के जाने की अनुमति नहीं थी, और जाना है तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उन्हें मिलती ही नहीं थी, ठीक है ना, ये लिखा है ना। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एंड दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। जब उन्होंने सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो उनको ऐसा लगा कि गांधी जी कोई राजा बनने वाले हैं और सबको अपनी जमीन दे वापस कराएंगे। व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड देन एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। तो उन्हें लगा, अरे वाह, अब तो हमारा राजा आने वाला है, हटो, अब अपने गांव जाएंगे। दे डिफाइड द अथॉरिटीज, उन्होंने कहा, ए हटो, मैं तो ये बात नहीं सुननी, एंड हेडेड टुवर्ड्स देयर होम। लोग आए सुनने के लिए कि भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम हट जाओ यहाँ से, हम अपने घर जा रहे हैं, और वो अपने घर की तरफ चलती है। अलास दे कुड नेवर रीच देयर होम, लेकिन वो अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए, एंड दे वर ब्रूटली बीटन अप बाय द पुलिस, और रास्ते में उन्हें वो मिल गए, कौन, ब्रिटिश आर्मी के लोग, उन्होंने खूब पीटा उपाटा उन्हें, और हो गया स्वराज इन दी प्लांटेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट द दिस पॉइंट ऑल्सो। नेक्स्ट है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विदड्रॉ कर लिया? तो पहला पॉइंट, द मूवमेंट वॉज टर्निंग वॉयलेंट एट मैनी प्लेसेस, ये जो मूवमेंट था बहुत जगह क्या हो गया था, हिंसा हो गई थी, जैसे कि चौरा चौरी का कांड 1922 में, ठीक है। मेन कारण तो खैर यही था। गांधी जी वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ पीसफुली अपोजिंग द ब्रिटिश, गांधी जी कहते कि मैं शांतिपूर्वक अपोज करना ब्रिटिश को, पर ये सब घटनाएं हो रही थी, तो ये इसका एक मेन रीजन था। गांधी जी बिलीव दैट द सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन, उनके अनुसार सत्याग्रहियों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बिफोर दे एंटर इनटू मास स्ट्रगल, अगर उनसे कुछ जन स्ट्रगल करवानी है, ठीक है ना, मास स्ट्रगल करवानी है, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि उनको किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। विद इन दी कांग्रेस लीडर्स, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो भी थक गए थे, टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल, ये जन आंदोलन करते करते थक गए थे, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा, चलो भैया मूवमेंट में वापस लेता हूँ। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू राइट। आप ये मार्क्स लिखो, ये पॉइंट्स लिखोगे, यू विल स्कोर फुल मार्क्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग साइमन कमीशन। व्हाट डू मीन बाय साइमन कमीशन? कौन था, कहां से आया था, क्या रीजन थे? 4 पॉइंट पे खत्म कहानी। साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑब्वियस है, ठीक है, एंड इट वाज सेंट टू इंडिया, और ये भारत भेजा गया इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसके चलते उन्होंने कहा कि चलो भैया हम भेज रहे हैं एक कमीशन इंडिया। क्यों भेज रहे हैं? इट वॉज ए स्टेटूटरी कमीशन, ये एक वैधानिक कमीशन था। किसके अंडर में था? सर जॉन साइमन के अंडर में, ठीक है। इसके मेन जो लीडर थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। ये क्यों आया था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन वॉज टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। वो ये देखने आया था कि ये जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो कैसा है और क्या इसमें कोई चेंजेस चाहिए, और अगर चाहिए तो हम उसको दे देंगे चेंजेस, एंड सजेस्ट चेंजेस, कुछ चेंजेस सजेस्ट करने आया था, अगर जरूरत पड़ेगी तो, और नहीं पड़ेगी तो कोई चेंजेस नहीं दिए जाएंगे। इंडिया ने सपोज किया, क्यों? क्योंकि इंडिया के बारे में तुम आ रहे हो भैया, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करने आ रहे हो, देखने आ रहे हो, पड़ताल करने आ रहे हो, और उसमें इंडिया का कोई एक मेंबर भी नहीं रखोगे तुम, ये तो सही बात नहीं है। तो इंडिया अपोजेस साइमन कमीशन बिकॉज नन ऑफ द मेंबर इन कमीशन इज इंडियन, कोई भी एक मेंबर इंडिया का नहीं था, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन। लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 1929 कांग्रेस की एक जनरल सेशन जो हर साल होता था वो हुआ, कहां पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, ठीक है। ये पहली बार था कि जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। 26 जनवरी 1930 उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में मनाएंगे। पीपल वर आस्क्ड, लोगों से कहा गया कि वो शपथ लें कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे जब तक कि आजादी नहीं मिल जाती, ठीक है। तो ये सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, इसलिए इसका नाम था लाहौर कांग्रेस सेशन 1929। इसी सेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। अब गांधी जी ने
सॉल्ट को अपना वेपन चुना लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है वाई गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब गोरा काला, ठीक है, हर कोई यूज करता था। उसके लिए कोई वो नहीं था कि यही क्लास यूज करता है। तो ये नमक जो था वो सबको बांधे रखता था। तो सॉल्ट वॉज समथिंग विच इज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक, दोनों यूज करते थे। इट वॉज एन एसेंशियल आइटम फॉर फूड, ठीक है। मोनोपोली ओवर सॉल्ट, जो गवर्नमेंट थी वो कहती है सॉल्ट मैं ही प्रोड्यूस करूंगी, तो मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टैक्सेस ऑन इट, गांधी जी ने कहा ये इनका बहुत ज्यादा ही भयानक रूप है और मैं अब इस नमक के कानून को ही तोड़ूंगा, ठीक है। तो ये इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को अपने वेपन के रूप में चूज किया। और उन्होंने फिर आपको पता ही है कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो मार्च था, जो पैदल चले थे, वो था दांडी मार्च। इसमें कितने लोग थे? 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे। उन पर विश्वास था कि वो कभी भी किसी भी हाल में धोखा नहीं देंगे, यानी कि वो लड़ने बैठ गए। वो ट्रस्टेड वॉलंटियर थे। द टोटल मार्च वॉज 240 माइल्स, 240 माइल्स का जो रास्ता था। द वॉलंटियर्स मार्च फॉर 10 माइल्स, जो वॉलंटियर्स थे 10 माइल चलते थे, 24 दिन तक वो चले। वेर एवर गांधी जी स्टॉप, जहां जहां गांधी जी रुकते विश्राम करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू हियर हिम, सैकड़ों लोग उनको सुनने आते। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त गांधी जी एक्सप्लेन करते कि स्वराज का मतलब क्या है और किस तरीके से शांतिपूर्वक हम ब्रिटिशर्स को के अगेंस्ट कर सकते हैं, उनकी खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, ठीक है। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच दांडी, गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने बड़े जोर शोर से नमक का कानून तोड़ा। कैसे? बॉइलिंग द सी वाटर को उबालकर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इस तरीके से पूरे भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से अलग था? बहुत सिंपल है, नाम से जाहिर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनको कॉपरेट मत करो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनकी बात ही मत मानो, उनके कानून तोड़ डालो, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अवज्ञा करो, उनकी आज्ञा का विरोध कर दो, बिल्कुल, ठीक है। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश, ब्रिटिश के संग कॉपरेट मत करना, ठीक है, वो जो कहे मत करना, ठीक है। लेकिन इन सिविल डिसोबीडियंस, उन्हें जो कानून बनाए ना वो तोड़ डालो। इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉज। What was गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन का समझौता क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931। गांधी जी ने एग्री किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे 1931 में। उसके बदले इरविन जी ने क्या करा? इरविन ने कहा चलो भाई हम तुम्हारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। पर हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और गांधी जी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए तो उन्हें बहुत निराशा हुई। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि दोबारा मैं रीलॉन्च करूंगा अपने मूवमेंट को, पर उस समय सब चीजें खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद आपका एक टॉपिक आएगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर जाना। अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, तो आप उसके आंसर्स लिख लोगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।